Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 30th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 30 जून 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहूँगा, ये जो आज से ये डेली करंट अफेयर का वीडियो है उसका नाम बदल दिया है और यहाँ पर हम लोगों ने डेली आईएएस एग्जाम डोज नाम रख दिया है। और इस वीडियो को आज ज़रूर जाकर देखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस किया है आपके मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को मतलब जाकर इसके ऊपर भी ज़रूर एक बार नज़र मारना, और दोनों ही वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और डेली बेसिस पर आपको ये दोनों वीडियो देखना है तो आपके सारे करंट अफेयर डिटेल में कवर हो जाएंगे। इस चीज़ को इंश्योर मैं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आज ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर बदल दी हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ब्रुनेई को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला है कि आपको इंश्योर करना है कि कोई भी ऐसा माइग्रेंट वर्कर ना रह जाए जो कि भूखा रहे, ठीक है। मतलब यह है कि सरकार को हर एक माइग्रेंट वर्कर्स को खाना प्रोवाइड करवाना है। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनको भी हम लोगों को फीड करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि आज के टाइम पर पेंडेमिक की वजह से पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और काफ़ी लोग मतलब गरीबी की रेखा के नीचे आ चुके हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि पॉवर्टी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है इस पेंडेमिक के टाइम पर। और उसी के साथ यहाँ पे बोला गया कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकती अपने ड्यूटी से। मेन ड्यूटी यही है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि इधर से उधर जाते हैं काम करने, उन लोगों को खाना प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, खासकर इस पैंडमिक के दौर में। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में आपको देखने को मिल जाएंगे ये माइग्रेंट वर्कर्स जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार की ये ड्यूटी बनती है, जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी यहाँ पर एक तरीके से ये खाना प्रोवाइड करवाया जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है और मतलब बहुत बुरी तरह से वो लोग गुजर रहे हैं, तो उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। स्पेशली इस पेंडेमिक के टाइम पर तो हेल्प हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो बेसिक नीड्स वगैरह है उसको पूरा कर सकती है सरकार और उसको पूरा करना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में आपको ये माइग्रेंट वर्कर्स देखने को मिल जाएंगे जिनके पास आज के टाइम पर कोई जॉब है नहीं और वो चाहते हैं कि उनके पास कुछ जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ के बारे में और डिस्कशन किया गया है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, देखो राइट टू फूड है सभी लोगों के पास, मतलब सभी लोगों के पास जो है खाना होना चाहिए और ये एक बेसिक नेसेसिटी भी है, एक जीने के लिए हमें खाना तो चाहिए। तो यहाँ पर अभी के लिए गवर्नमेंट को इसके प्रति एक स्टेप उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर ये किया है कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम 31 जुलाई तक, ताकि जो है इसका भी फ़ायदा उठाया जाए। साथ ही साथ जो ये स्कीम है ये भी अलाउ करती है जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं, मतलब जिनको भी एनएफएसए के अंदर कवर किया गया है, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है आपकी बार। तो यहाँ पर इस एक्ट के अंडर में भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से यहाँ पे फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाए एकदम मिनिमम प्राइस पर, एकदम फेयर प्राइस पर। तो उसके बारे में भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। देन अब यहाँ पर हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आएगी, वो है एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट हो चुका है आज के टाइम पर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एक्ट आपका जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आप लोग जीएस पेपर 2-3 का सिलेबस देखोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बिल्कुल आपको ऐसा ही एज इट इज टॉपिक लिखा हुआ है सिलेबस में। देन उसके बाद बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो।
नाउ जो ये एनएफएसए एक्ट है 2013, इसको नोटिफाई कब किया गया? 10 सितंबर 2013 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एक फूड प्रोवाइड किया जा सके, फूड किस क्वांटिटी में, ठीक है, एक तरीके से अच्छी क्वांटिटी में प्लस अच्छी क्वालिटी में फूड प्रोवाइड करवाने का काम करा जाता है इस एक्ट के अंडर में। और साथ ही साथ जो फूड प्रोवाइड किया है वो एक अफोर्डेबल प्राइस पर हो, यानी कि जो लोग हैं वो उसको अफोर्ड कर सकें, वो उस फूड को खरीद सके। तो यहाँ पर इस एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ इस एक्ट के अंदर किस किस को कवर किया गया है? लगभग 75% रूरल पॉपुलेशन है, यानी कि जो गांव वाले लोग हैं उनको 75% तक कवर किया गया है, और जो शहर वाले लोग हैं उनको 50% तक इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कवर किया गया है कि इनको ये सारा राशंस वगैरह मिला करेगा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को कवर किया जाता है, यानी कि खासकर अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली तो गांव वाले लोगों को भी यहाँ पर सबसे पहले रखा जाता है। देन उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के अंडर में आते हैं, फिर उनको कवर किया जाता है। पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो आप कह सकते हो कि रूरल हाउस होल्ड्स वालों को पहले दी जाती है। अब इस एक्ट के अंदर में क्या क्या है? इस एक्ट के जो प्रोविजंस है वो ये है कि जो भी यहाँ पर व्यक्ति इस एक्ट के अंडर में आता है तो उनको 5 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि फैमिली में जितने मेंबर हैं उनके हिसाब से हर एक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो फूड ग्रेन्स दिया जाएगा। और जो है यहाँ पे जो अनाज मिलेगा वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गेहूँ चावल और कुछ अनाज हो सकता है, कुछ सस्ता अनाज और हो जाएगा। और इसकी जो कॉस्ट होने वाली है वो 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, मतलब एटलीस्ट यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं इस एक्ट के अंडर में। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अंत्योदय अन्न योजना के अंडर में आते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 35 kg ऑफ ये फूड ग्रेन्स मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है, जो यहाँ पे बाकी जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड में रखे गए हैं, उनको तो यहाँ पे पर पर्सन जो है पर मंथ ये इतना 5 kg फूड ग्रेन्स मिल जाएगा। लेकिन जो अंत्योदय अन्न योजना के अंडर में आते हैं उन लोगों को पूरे परिवार के हिसाब से 35 किलो ये अनाज मिलता है। देन उसके बाद बात करते हैं और क्या बेनिफिट्स है। और भी बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि माओ को बेनिफिट मिलता है, जैसे कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको 6,000 रुपये तक का यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। देन उसके बाद जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है। प्रेग्नेंट वीमेंस और लैक्टेटिंग मदर्स के ऊपर भी फोकस किया गया है। देन उसके बाद जो बच्चे हैं लगभग 14 साल तक, उनकी मील्स के ऊपर भी ध्यान रखा गया है। आपको मालूम होगा मिड डे मील प्लान वगैरह, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने का ये पूरी तरह से आप कह सकते हो काम करता है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती है, मान लो यहाँ पर मील्स वगैरह बच्चों को नहीं प्रोवाइड करवाई है, तो उसके बदले में फूड सिक्योरिटी अलाउंस वगैरह दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो है अगर फूड नहीं है तो फिर कुछ यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा सकें। देन उसके बाद यहाँ पर इसी एक्ट के थ्रू एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म को भी सेटअप कर रखा है, यानी कि अगर कोई शिकायत हो इन चीज़ों से रिलेटेड तो कहाँ पर ये जो है इसको दर्ज किया जाएगा। तो ये ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म है जहाँ पर आपकी शिकायतें जो कंप्लेंट्स होंगी उनको एक तरीके से वापस से रेड्रेस किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, और ये आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल दोनों पर ही देखने को मिल जाएगा। सिंपल, तो ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है। देन उसके बाद आएंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे सरकार ने मंजूरी दे दी है सिप्ला को, जो ये सिप्ला कंपनी है इसको मंजूरी दे दी गई है कि ये मॉडर्ना वैक्सीन को इंपोर्ट करने वाला है। अब यहाँ पर डीसीजीआई ने, यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दिया है कि हम लोग यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, मॉडर्ना वैक्सीन को एक तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो परमिशन है ये दी गई है मुंबई बेस्ड फार्मा मेजर सिप्ला को, ठीक है। जो सिप्ला कंपनी है उसको, सिप्ला के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं आपको मालूम होगा, तो अब ये इस वैक्सीन को इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी के साथ हमारी कंट्री की चौथी वैक्सीन हो जाएगी जो कि हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको मालूम होगा हमारे पास ये 3 हथियार हैं इस जंग में लड़ने के लिए, चौथा हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक और जुड़ रहा है हमारी बैटल के अंदर। 3 कौन कौन से हैं आपको मालूम होगा, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है। एक तो वही जनरल सा कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और स्पुतनिक 5 हो गया। देन उसके बाद चौथी यहाँ पर ये मॉडर्ना आ रही है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन है ये चौथी वैक्सीन आ रही है जो कि इंडिया के अंदर ज्वाइन करेगी। 3 अदर वैक्सीन कौन कौन सी है वो मैंने अभी आपको बता दिया। इंडिया जो है अभी आज के टाइम पर फाइज़र और जॉनसन जॉनसन वालों से भी बातचीत कर रहा है ताकि ये वैक्सीन्स को भी हम लोग अवेलेबल कर सकें कंट्री के अंदर, और जल्द से जल्द जो है हम लोग इस कंट्री को कोविड फ्री बना सकें, ठीक है। हमारा फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे वैक्सीनेशन मिल जाएगा, लगभग 50% अगर पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाता है, देन उसके बाद अपने आप ही चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज होने लगेंगी। देन उसके बाद यहाँ पे मॉडर्ना वैक्सीन के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे जो वैक्सीन है इसको स्टोर किया जा सकता है 7 महीने तक, क्योंकि हम लोग इस वैक्सीन को रेडी टू यूज़ के फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करना है।
ठीक है, और हम लोग इसको 7 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। और एफिकेसी के बारे में बात करें तो वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, 94.1% तक आपको ये प्रोटेक्शन देने वाली है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। तो ये है आर्टिकल। देन उसके बाद यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ है जिसके बारे में हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो या ना हो लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी है। DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट ही होगा, इसने ये अप्रूवल दिया है। वो क्या है, तो यहाँ पर DCGI एक डिपार्टमेंट है, किसका डिपार्टमेंट है, वो है CDSO का, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ये डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है DCGI कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये DCGI आपको देखने को मिल जाएगा। काम क्या है इसका, काम यही है कि जो लाइसेंस वगैरह है उसको अप्रूव करता है, कोई भी वैक्सीन है, फ्लूइड्स हो गया, इंडिया के अंदर कोई ब्लड प्रोडक्ट्स हो गया, तो उनको अप्रूवल देने का काम करता है DCGI। ठीक है, फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, इसका काम यही है मैन्युफैक्चरिंग करना, बेचना, इंपोर्ट करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना इन सारी दवाइयों का इंडिया के अंदर में, और खासकर अप्रूवल करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी DCGI पूरी तरह से फोकस करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। आपको मालूम होगा इस आर्टिकल के बारे में चर्चा काफ़ी टाइम पहले से हो रही है, लगातार न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे अब आया है, तो FIR दर्ज कर दी गई है यूपी में और MP में, ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और FIR किसके खिलाफ दर्ज करी गई है, ट्विटर ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, और खासकर ट्विटर MD के अगेंस्ट में। तो आज के टाइम पर जो ट्विटर MD हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनीष माहेश्वरी, तो इनके खिलाफ यहाँ पे ये FIR दर्ज करी गई। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ट्विटर ने इंडिया का गलत मैप दिखाया है, वर्ल्ड मैप में इंडिया को गलत तरीके से शो किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने ये बताया कि वर्ल्ड मैप में ऐसा दिख रहा है कि इंडिया के मैप में जो ये ऊपर का रीजन है, ठीक है, अब इस रीजन में इसको पूरा का पूरा सेपरेट एंटिटी बना दिया है, यानी कि जो लद्दाख वाला रीजन है वो तो पूरी तरह से चाइना को दे दिया, और जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वो अलग दिखाया पूरी मैप में। तो मतलब इतना सा ही मैप दिखाया है इंडिया का इन्होंने, तो उसी की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग गुस्सा भी हैं, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने इस चीज़ के रिगार्डिंग स्टेप भी उठा दिया है और FIR भी दर्ज करवा दी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, और ट्विटर ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, याद रखना, इससे पहले भी इसने ये ऐसा ही काम किया था ना। बार बार ये लोग ऐसी चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं, और इनफैक्ट आपको मालूम होगा आज के टाइम पर ट्विटर इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में आ चुका है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्जैक्टली क्या मुद्दा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी पुराना है, आपको मालूम होगा चमोली डिज़ास्टर हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 फरवरी के आसपास एक काफ़ी तगड़ा फ्लैश फ्लड आया था, जिसको एवलांच बोला गया था, यानी कि बर्फीला फ्लड एक तरीके से आप कह सकते हो, बर्फ़ जो है ऊपर से काफ़ी तेज़ी से गिरती हुई नज़र आई थी। अब रिपोर्ट ये बताती है कि इस पूरे डिज़ास्टर में लगभग 72 लोगों की जान गई थी, और उसके बाद 200 लोग मिसिंग थे, और अभी तक इससे पहले जो भी आंकड़ा था वो बहुत ज़्यादा कम था। तो उसके बाद यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि रिपोर्ट यहाँ पे अलग चीज़ें ये सारी शो करती हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रखनी है, इसमें फ़िलहाल ज़्यादा कुछ भी नहीं है हमारे पढ़ने लायक, मैंने इस आर्टिकल को देख लिया है। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है छोटा सा, जिसमें डिस्कशन किया गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है अब ये जम्मू ड्रोन अटैक केस को देखने वाली है। अब आपको मालूम होगा जम्मू के अंदर खासकर अभी 2 ड्रोन अटैक हुए, और वो जो ड्रोन अटैक है उसकी वजह से हमारे 2 आर्मी पर्सन हैं वो भी थोड़े बहुत इंजर हुए, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, अब जो ये अटैक हुआ है, अभी कल हमने उसका एक मुद्दा देखा था कि ये जो ड्रोन है इसका कोई मलबा वगैरह मिला नहीं है, इसके टुकड़े मिले नहीं हैं, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब जो ये केस है ये कौन देख रहा है, अब ये देख रहा है केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के हाथ में, यहाँ पर ये चीज़ें डाल दी गई हैं। NIA यहाँ पर अब इस केस को देखेगा, और यहाँ पर सर्च करके बताने वाले हैं कि क्या क्या एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है, किसके द्वारा ये सारी चीज़ें करी गई हैं। नाउ अब यहाँ पे ये चीज़ें तो हो गई अलग, दूसरी चीज़ यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रजिस्टर कर दिया इस केस को, यहाँ पे जो ये केस हुआ है पूरा का पूरा इसको रजिस्टर्ड कर दिया है अंडर द सेक्शन 3 and 4 ऑफ द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, और उसके बाद जो UAPA एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसके अंडर में भी सेक्शंस के अंडर में भी आप कह सकते हो 13, 16 एंड 18, 23, इसके अंडर में इस पूरे केस को दर्ज कर दिया गया। देन उसके बाद IPC के भी कुछ सेक्शंस है उसके अंदर में दर्ज किया गया है। यहाँ पे हमारे लिए इकलौता चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है,
वो है यूएपीए एक्ट। लेकिन यूएपीए के बारे में चर्चा एक एडिटोरियल पर भी आई है, तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे यूएपीए के बारे में, ठीक है, वरना 2 बार यहाँ पे पढ़ लेंगे कोई फ़ायदा होगा नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट निकल कर आएगी इस आर्टिकल से, वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से निकल कर आएगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब जो ये पूरा का पूरा टॉपिक है ना एनआईए, वो आपको लक्ष्मीकांत के अंदर आपको पॉलिटी में बुक में देखने को मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 62, लक्ष्मीकांत 6th एडिशन खोलना, उसका नाम, चैप्टर का नाम ही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये क्या है एग्जैक्टली, चलो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ये आपका आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये जो एनआईए है, ठीक है, इसको बनाया गया था अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। तो 2008 के एक्ट के अकॉर्डिंग में इसको लाया गया। अब यहाँ पे इसका मेन काम क्या है, देखो इसका मेन काम है ऐसे केसेस को देखना जो केसेस हमारे इंडिया की टेरिटरी और उसके इंटीग्रिटी या फिर हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, तो उस टाइप के केसेस यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक बदलाव हुआ था, वो सब चलो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, उसके साथ यहाँ पे इंडियन करेंसी का जो भी आप कह सकते हो कि स्मगलिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, उसके केसेस भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन देखता हुआ नज़र आता है। देन बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो गई, एग्रीमेंट्स हो गए, कन्वेंशंस हो गए, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है ये, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ ये देखने को मिलेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव है टू कॉम्बैट टेरर, यानी जो आतंकवाद है उससे लड़ने का ये काम करता है इंडिया में। उसी के रिगार्डिंग, उसी के अगेंस्ट में जो है टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह वर्क करता है, मतलब कि इनके प्रति जो भी कानून वगैरह लगाना है वो यहाँ पर ये काम करता हुआ नज़र आता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आतंकवाद से पूरी तरह से काउंटर करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत सारे ब्रांचेस इसके हैं, जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में। ज़रूरत क्या थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की? बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म के साथ साथ जो आर्म्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, हथियार की स्मगलिंग हो रही थी, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी, फेक इंडियन करेंसी का सर्कुलेशन देखने को मिल रहा था, और भी बहुत सारे इस टाइप के इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो उसी की वजह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लाया गया। देन उसके बाद ये जो एजेंसी है, अब इसको लेकर बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में, तो उसके बाद ही यहाँ पर एक तरीके से हमने फोकस किया इस चीज़ के ऊपर। हमने सोचा कि हाँ भाई इस टाइप की कोई बॉडी लानी चाहिए जो कि आतंकवाद से टैकल करे। देन उसके बाद यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लाया गया। अब यहाँ पर इनका एक स्पेशल कोड वगैरह है, तो स्पेशल कोड में ये सारे मुद्दे चले जाते हैं। खासकर आप कह सकते हो यूएपी एक्ट के अंदर में भी जो भी चार्ज होता है उसको भी यहाँ पर एनआईए देखता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब ये यूएपी एक्ट क्या होता है आगे मैंने जैसा बताया डिस्कस करना है हमें, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। एडिटोरियल पर ये यूएपीए के रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है। देन उसके बाद हाल ही में एक अमेंडमेंट हुआ था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल 2019 लाया गया। 2019 के अंदर इसकी के अंदर एक बदलाव करा गया। इससे पहला कौन सा एक्ट था? इससे पहला इस एक्ट को लाया गया था 2008 के अंदर, तो 2008 वाले के अंदर ही चेंज किया गया और उसको चेंज किया गया अमेंडमेंट बिल 2019 के नाम से। अब चेंज करने के बाद क्या हुआ कि अभी तक तो ये कुछ स्पेसिफिक, कुछ लिमिटेड केसेस को ही देखता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जैसे ही बदलाव हुआ तो कुछ केसेस और ऐड कर दिए गए कि इस टाइप के केसेस को भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हेल्ड करेगा। आप कह सकते हो कि इसके ऊपर काम करेगा, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, साथ ही साथ आप कह सकते हो कि करेंसी को लेकर यहाँ पे जो भी रिलेटेड क्राइम्स हो गए, या फिर जो भी आर्म्स हैं, जो भी ऐसे वेपन हैं जिनको बनाना पूरी तरह से बैन कर रखा है, उनका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके रिगार्डिंग काम करेगा। साइबर टेररिज्म हो गया, या फिर कोई भी ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, कोई भी ऐसे क्राइम होते हैं जो कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के अंडर में होते हैं, तो उसको भी यहाँ पे एनआईए देखेगा। तो ये सारी चीज़ें। अब जो एनआईए है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके अंदर जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके पास काफ़ी सारी पावर्स होती हैं, जैसे, और खासकर जो सेम पावर्स होती हैं जैसे कि पुलिस वालों के पास होती हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इनके पास और ही पावर होती है कि ये लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इनसाइड आउटसाइड द इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर भी जो है ये लोग इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकते हैं एनआईए के ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद स्पेशल कोर्ट इसका आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा, और उस स्पेशल कोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो केसेस हैं वो उसी कोर्ट के अंदर ले जाए जाते हैं। उस स्पेशल कोर्ट में एक जज है जिसको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिकमेंड किया किसने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ठीक है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ पर रिकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, देन उसके बाद उन जज को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है, ध्यान रखना। ये सब आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, तो डेली बेसिस पर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है मैं बार बार यहाँ पर पढ़ाता रहता हूँ, बार बार हम लोग उसको रिवाइज भी करते रहते हैं।
ठीक है। तो फिर अगर जैसे भी मालूम हो स्किप कर दिया करो, वरना अगर आप लोग बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ ही जाएंगी। देन अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है साइबर स्किल्स के बारे में। साइबर स्किल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टेररिज्म के सेक्टर में, मतलब कि आतंकवाद जो बढ़ रहा है, आतंकवाद में कहीं ना कहीं आप देख पाओगे साइबर स्किल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला साहब का कहना है। अब यहाँ पर इन्होंने ये सारी मुद्दा रखा है कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो मंगलवार में हमारे ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, इन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली हैं कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे कि जो साइबर स्किल्स हैं ये इसका यूज़ हो रहा है टेररिज्म को बढ़ावा देने में। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी बोला गया कि पिछले कुछ टाइम में जो ये साइबर अटैक है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, लगभग 300% से ये इंक्रीज़ हुआ है साइबर अटैक के अंदर पे। और ये जो साइबर अटैक है काफ़ी सारी जगह पे हुआ है, जैसे कि इंडिया के पावर ग्रिड सिस्टम पे बात करें, और अभी हाल ही में एयर इंडिया के ऊपर, एयर इंडिया का जो डेटाबेस है हमने डिस्कस भी किया था, एयर इंडिया का डेटाबेस जो डेटा है वो ब्रीच हो गया था। तो वहाँ पर भी आपको साइबर अटैक ये देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, और आपको मालूम होगा एक पॉपुलर साइबर अटैक जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, मुंबई में भी कुछ टाइम पहले इस पैंडमिक के टाइम पर एक पावर आउटेज हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक साइबर अटैक देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और लगातार बोला गया है कि साइबर अटैक बढ़ते हुए भी नज़र आए हैं। साइबर स्पेस का यहाँ पर यूज़ हो रहा है टेररिस्ट के द्वारा, टेररिस्ट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक तरीके से यहाँ पर प्रोपोगेंडा फैलाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, हेट्रेड फैलाने में, और जो है वॉयलेंस क्रिएट करने में भी इसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी साइबर जो है आज के टाइम पर ये जो साइबर स्किल्स है वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होती भी आ रही है। उसके बारे में यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल विस्टा को लेकर डिस्कशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि एक प्ली को, और जो वो प्ली है वो थी हाई कोर्ट रूलिंग के अगेंस्ट में। अभी देखो हो क्या रहा है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, इसको रोकने के लिए बहुत सारी प्ली कभी हाई कोर्ट में हो रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। ठीक है, बहुत सारे रोकने के लिए पिटीशन वगैरह डाल दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को सारी कोर्ट्स एक तरीके से आप कह सकते हो इग्नोर कर रहे हैं आज के टाइम पर, और कहना यह है कि ये जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये इसके ऊपर काम होगा और काम चलेगा। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे सभी जो कोर्ट है वो पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये है हमारे लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि यही तो मेन चीज़ है इस आर्टिकल में, और क्या इसके अलावा कुछ भी मेन चीज़ नहीं है। इसके अलावा यह है कि पूरी तरह से इसको सपोर्ट मिल रहा है। अगर कोई प्ली हो रही है अगेंस्ट में, इसके कोई पिटीशन डाला जा रहा है कि अभी के लिए इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, अभी के लिए पैंडमिक के ऊपर फोकस करो, अभी कोविड से लड़ो, उसके बाद आप लोग इसके ऊपर काम करना। तो उन सब चीज़ों को एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिसमिस कर दिया जा रहा है उन सारी प्ली को। चलो अब मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अभी आप लोगों ने देखा था जितने भी नोट्स थे नीचे, जैसे कि NFSM के बारे में मैंने बताया, NIA के बारे में बताया, और भी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको PDF में तो मिल ही जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास PDF में वो सारे नोट्स ओपन नहीं होते हैं। तो अगर PDF में ओपन नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, आप दूसरी जगह से भी अवेल कर सकते हो। सिंपली टेलीग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन नोट्स टाइप करना, यानी ब्रैकेट में ये नोट्स लिखा हुआ है, इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, दोनों को ही ज्वाइन करना है। जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर यहाँ पे मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF यहाँ पे मिल जाता है, बाकी जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको नोट्स वाले चैनल पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेना। चलो मैंने अभी बताया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये प्रोजेक्ट क्या है चलो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इस पिक्चर में, आप लोग इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। जब दिल्ली जाओगे आपको, तो दिल्ली में इंडिया गेट के पास जाओगे तो इंडिया गेट के बिल्कुल सामने देखोगे तो सामने आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा इधर की साइड में। अब जो इसके बीच का रास्ता है ना, ये पहली बात तो आपको ये राजपथ देखने को मिलेगा। अब ये जो राजपथ है जहाँ पर परेड वगैरह भी होती है, ठीक है, अभी राजपथ के आसपास की जो ये चीज़ें बन रही हैं ये वापस से रीडेवलप करी जा रही हैं। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या बन रहा है, पहली चीज़ तो हमारा एक नया पार्लियामेंट बन रहा है, तो इसके बारे में काफ़ी टाइम पहले से चर्चा हो रही है, आपको मालूम होगा। नया पार्लियामेंट ट्रायंगुलर शेप में है तो वो नया पार्लियामेंट बन रहा है। दूसरा यहाँ पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बन रहा है, वो यहाँ पर आप देख पाओगे। तीसरी चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हो न्यू रेसिडेंस बन रहे हैं, किनके, प्राइम मिनिस्टर के और वाइस प्रेसिडेंट के, कहाँ पर, ये आपको राष्ट्रपति भवन के बराबर में देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद नई बिल्डिंग बन रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए, वो यहाँ पर आप देख पाओगे इधर बन रही है। तो ये जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है ये सब सेंट्रल विस्टा के अंडर में आता है, तो उसके बारे में आपको ध्यान देना। ये प्रोजेक्ट है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे कॉस्ट बताई जा रही है। हालांकि कॉस्ट जो है ये बढ़ती घटती रहती है प्रोजेक्ट की, किसी भी प्रोजेक्ट की।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आएंगे पेज नंबर 9 के ऊपर, एक आर्टिकल छोटा सा ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर हुआ क्या है, हाउस पैनल ने क्वेश्चन करा है ट्विटर से। एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है ऑन इंफॉर्मेशन एंड आईटी अभी एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो सोशल मीडिया ये जॉइंट प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा ट्विटर, इससे कि आप एक्सप्लेनेशन दो, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ क्या था कि ट्विटर ने हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद साहब का ट्विटर अकाउंट थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया था। तो पूछा गया है कि आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो कि ऐसा क्यों किया गया है। और जो अभी हम लोग आईटी रूल्स लेकर आए हैं 2021 के, वो जो रूल्स वगैरह हैं वो अभी तक इन लोगों के द्वारा फॉलो नहीं करे जा रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन किया गया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आज आप लोग देखो यहाँ पर एक आर्टिकल आपको एक और देखने को मिलेगा। ये है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे पढ़ना था हमें, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ा है, इस वजह से मैंने आज इसको हाईलाइट नहीं किया है। लेकिन क्या है कि आगे वाले टाइम पे भी आपको ये बार बार देखने को मिलेगा, तो हम लोग इसको भी कवर करते रहेंगे। जो नोट्स वगैरह अगर आपको पढ़ना भी, अगर आपको काफ़ी बार, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर याद नहीं आ रहा होगा तो फिर वह है, मैंने नोट्स वगैरह टेलीग्राम पर ऑलरेडी सारे डाल रखे हैं, ठीक है। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, चलो यार मैं बता ही देता हूँ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बेसिकली इसका काम यही है, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, मानव के अधिकार होते हैं, उनको लेकर ये वर्क करता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, राइट टू फ्रीडम, और भी बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है, राइट टू लिव, राइट टू डिग्निटी। तो इन सबको प्रोटेक्शन देता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे काम करता है। ये हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ कोविड को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे किसी भी काम की नहीं है। कितने केसेस हैं, कितने वैक्सीन लग चुके हैं, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हम लोग काफ़ी टाइम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आराम से जो है इसको हटा दो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे बात करी जा रही है चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। इन्होंने ऑनर किया है हमारे PLA सोल्जर को, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी के जो भी सोल्जर्स हैं, जो भी गलवान वैली के अंदर मारे गए हैं, उनको एक तरीके से ऑनर किया गया है, ठीक है। जो चाइनीज़ सोल्जर्स, और आपको मालूम होगा गलवान वैली में मारे गए हैं, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि पिछले 1 से 1.5 साल से इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी लंबा डिस्प्यूट चल रहा है। आपको मालूम होगा ये गलवान वैली के अंदर काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, आपस में जो है स्टैंड ऑफ चलता रहा, और अभी कुछ टाइम पहले ही अच्छे से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में डिसएंगेजमेंट हुआ है एक तरीके से। इंडियन आर्मीज़ भी पीछे हटी है, साथ ही साथ जो ये चाइनीज़ आर्मी है वो भी पीछे हटी है। लेकिन इस डिस्प्यूट के दौरान एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, लगभग 20 जून के आसपास की बात है, जहां पर काफ़ी सारे जवान हमारे शहीद हो गए थे इसी पूरे इंसिडेंट के अंदर, और उसके बाद हमने चाइनीज़ सोल्जर्स भी काफ़ी सारे मार दिए थे। तो उसी को लेकर यहाँ पर जी जिनपिंग ऑनर कर रहे हैं अपने PLA सोल्जर को, जो कि गलवान वैली के अंदर मारे गए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी। जहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली मैं वहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इजराइल के जो लेपिड हैं, यानी कि लेपिड मतलब एक व्यक्ति है जो कि आपको ये कोट पैंट में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये इजराइल के लेपिड हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है लेपिड, ठीक है। अब क्या है, येर लेपिड पूरा नाम है। ये ओपन कर रहे हैं एम्बेसी, कहाँ पर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। अब यहाँ पर विजिट करा इन्होंने, यहाँ पर UAE, और जो है आप कह सकते हो कि डिस्कशन किया गया, एक इजराइल की एम्बेसी ओपन करी जाएगी UAE के अंडर में। अब क्या है कि देखो, अभी यहाँ पे ये लेपिड जो है एक नया व्यक्ति है, मतलब कि अभी हाल ही में इनकी सरकार आई है। पहले जो है अभी बेंजामिन नेतन्याहू थे, बेंजामिन नेतन्याहू हट चुके हैं। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, नफ्ताली बेनेट हैं, और ये जो है फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं येर लेपिड। और आने वाले 2 साल बाद येर लेपिड जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे इजराइल के, ठीक है। 2 साल का टर्म दे रखा है, पहले 2 साल नफ्ताली बेनेट, देन उसके बाद 2 साल लेपिड यहाँ पर रहने वाले हैं। और यही जो है एक ओपन कर रहे हैं एम्बेसी को इजराइल की UAE के अंडर में। ना उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, तिग्रे के बारे में डिस्कशन किया गया है। आपको मालूम होगा इथियोपिया के अंदर एक तिग्रे क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। ये इथियोपिया क्राइसिस क्या है, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स वगैरह देखी होगी, मंथली मैगजीन्स देखी होगी, तो उसके अंदर ये 3-4 बार इस इथियोपिया क्राइसिस को कवर किया गया है। ये जो UPSC की मैगजीन्स आती हैं इसमें बहुत बार कवर किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या क्राइसिस क्या है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैप के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। नाउ यहाँ पे आपको मैप में ये देखना है, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के कंपैरिजन में आप थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में जाओगे, इधर आपको आप कह सकते हो मिडिल ईस्ट वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद थोड़ा सा आपको इधर की साइड और आना है, ये आपको पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इथियोपिया नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल नज़र आ गया। यहाँ पर ये है इथियोपिया, और इथियोपिया में इधर आपको एक तिग्रे वाला रीजन देखने को मिलेगा,
बेसिकली इस साइड में यहाँ पर आपको ये तिगरे वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। अब जो ये रीजन है, जैसे कि मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर इथियोपिया के अंदर ये तिगरे वाला रीजन यहाँ पर है। इथियोपिया के अंदर आज के टाइम पर करंट गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगी, और आप कह सकते हो जो ये रीजन है यहाँ पर अपनी खुद की सरकार है इनकी, ठीक है, ये लोग जो है इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। और वहाँ आप कह सकते हो इथियोपिया की सरकार और जो है तिगरे वाले रीजन में जो भी यहाँ पे रूलिंग पार्टी है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है हमेशा से ही, क्योंकि ये लोग जो है वोट नहीं डालते हैं इस वाले एरिया में, और उसी की वजह से तिगरे रीजन के अंदर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल पाएंगे, और बहुत ज़्यादा भुखमरी है, बहुत सारे लोग मरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस रीजन के अंदर देखने को मिलेगी, और यही कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ें याद रखना कि यहाँ क्या चल रहा है इसके अंदर खासकर, ठीक है। तो इथियोपिया यहाँ पर कहाँ पर है मैप में, इसको लोकेशन ज़रूर देख लेना, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो इथियोपिया है ये आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे नज़र आएगा, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब ये सींग की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है, सींग की तरह लग रहा है, इस वजह से इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला गया है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आपको 4 कंट्रीज़ देखने को मिलती है, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी। अब आपको ये चारों कंट्री याद कैसे रखनी है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल सा यहाँ पे आप लोग एक वर्ड याद रखना, सीड, ठीक है। सीड याद ले, एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, ई से एरिट्रिया और उसके बाद डी से जिबूटी। यहाँ पर आप याद रख पाओगे सीड, ये फुल फॉर्म है, और ये चारों कंट्री मिलकर एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बनाती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आप देख पाओगे यहाँ पर इधर आओगे तो गल्फ ऑफ एडन है, अंदर रेड सी है, और इधर यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है ज़रा मुझे बताओ, ठीक है, स्ट्रेट है यहाँ पे या फिर क्या है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन बताओ इसके पास में क्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देखने को मिलेगी, जो यूएस है वो बांग्लादेश को भेज रहा है लगभग 2.5 मिलियन वैक्सीन के डोजेज, ऐसा यहाँ पर व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट दिया गया है, उसी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देन एक आर्टिकल आता है यहाँ पर पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमिक से रिलेटेड आर्टिकल है कि ओपेक, आज के टाइम पर ओपेक क्या होने वाला है, इनकी मीटिंग होने वाली है, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं इनकी मीटिंग होने वाली है। ओपेक क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। अब जब इनकी ये मीटिंग होगी तो इसके अंदर प्राइसेस को लेकर चर्चा होगी। तो इंडिया यहाँ पर ये कर रहा है कि अगर प्राइसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं तो फिर यहाँ पर इंडिया को कोई और अपना रास्ता देखना पड़ेगा, कि या फिर किसी और कंट्री के पास जाना पड़ेगा इस पेट्रोल को ख़रीदने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, बाहर विदेशों के अंदर ही पहली बात पेट्रोल के, खासकर क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर भी ये ऑयल के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ ओपेक एग्जैक्टली क्या है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ओपेक के बारे में। तो ये वाला इमेज देख पाओगे, ये है ओपेक कंट्रीज़। ओपेक कंट्रीज़ खासकर आप कह सकते हो कि ऐसी कंट्रीज़ है जो कि ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, और एक तरीके से यही जो कंट्रीज़ हैं ये ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ आपको ये सारी देखने को मिल पाएंगी। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी बात आपको ये चीज़ देखनी है, ये कंट्रीज़ के अंदर हम लोग काफ़ी सारी कंट्रीज़ से ऑयल को परचेज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया हो गया, इनसे हम लोग ईरान से परचेज़ करते थे, लेकिन ईरान से काफ़ी सारे क्राइसिस चल रहे हैं आज के टाइम पर, यूएई से हम लोग ऑयल परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जैसे इक्वाडोर, वेनेजुएला, अल्जीरिया, नाइजीरिया, एंगोला। लेकिन अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ओपेक के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कोशिश ये भी करूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पार्ट लो। पहली चीज़ आपको बतानी है ओपेक की फुल फॉर्म, दूसरी चीज़ ओपेक को जो साइन किया गया था वो कब किया गया था, तीसरी चीज़ ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ यही चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बताना ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हाँ चौथी चीज़ यहाँ पर इसको मत देखना, और यहाँ पे बताओ एग्जैक्टली, तो 2019 का डेटा है, एग्जैक्टली ओपेक के अंदर आपको कितनी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी वो ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ये 4 क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को देने हैं, आपका ये ओपेक पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। नहीं पता है सर्च करो, सीखो, देन उसके बाद आके टाइप करना। चलो अब चलते हैं अपने एडिटोरियल्स की तरफ, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। तो आज का जो सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, फ्लाइंग टेरर करके इसको दे रखा है, यानी कि जम्मू के अंदर जो ये ड्रोन अटैक हुआ है उसी को लेकर चर्चा हो रही है कि देखो आज के टाइम पर हम लोग को एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम लोग को इस तरीके के टेरर अटैक्स को रोकना है तो। और ये जो हुआ है अटैक 27-28 जून के टाइम पर ये जम्मू के अंदर, ये अनएक्सपेक्टेड था। दूसरी चीज़ यहाँ पर ऐसा अटैक पहली बार देखने को मिला है, और ये अटैक यूएवी के माध्यम से किया गया,
अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब कि ऐसे व्हीकल्स जिसमें आप कह सकते हो कोई पायलट वगैरह नहीं होता है, कोई इंसान नहीं है, ठीक है, कोई यहाँ पर मैन नहीं देखने को मिलेगा, इसको रिमोट कंट्रोल के थ्रू चलाया जाता है। और ऐसा यहाँ पे ड्रोन्स के थ्रू अटैक देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर इंडिया आज के टाइम पर काफ़ी टेररिज्म वगैरह से डील करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन डील करने के लिए इंडिया को एक आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज लाने पड़ेंगे, कानून लाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा सख्त कानून लाने पड़ेंगे, साथ ही साथ सर्विलियंस को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लानी पड़ेंगी ताकि हम लोग इस टेररिज्म को पूरी तरह से ख़त्म कर सकें, या खासकर हम अपनी कंट्री के अंदर ना इंटर करने दें, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी हद तक लॉस भी क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि वहीं पर जहाँ पर ये अटैक हुआ है उसके थोड़े से पास में हमारे एयरबेस थे, हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे, वहाँ पर ये अगर ब्लास्ट होता तो वहाँ से हम लोगों के इक्विपमेंट्स वगैरह को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता था। उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर ह्यूमन और मटेरियल कॉस्ट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमें लगाना भी है, और उसके बाद जो है इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना है। मैं भी आपको एक सोल्यूशन भी बताऊंगा, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आपसे पूछा जाए सोल्यूशन क्या होगा इसका, तो आप लोग उसको ईजिली लिख सकते हो। अब जो ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्टिकली और हॉरिजेंटली ये सारी चीज़ें हो गई, आज के टाइम पर यही सारी चीज़ें आप कह सकते हो कि टेरर को और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र बढ़ा देती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह की वजह से ये जो टेररिज्म वगैरह है, आतंकवाद वगैरह है, ये और भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और इंडिया का मानना ये है, इंडिया के अंदर रिपोर्ट्स पब्लिश ये होती हैं जिसमें यह बताया गया कि ये जो अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक, ये किया गया है लश्कर ए तायबा से, कि और यहाँ पर ये जो एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा, इसी के थ्रू यहाँ पर ये अटैक किया गया है। और यही ग्रुप आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल था जो कि मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में, उसी टेरर अटैक के पीछे भी यहाँ पर यही ग्रुप था, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। देन उसके बाद इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए हमें ज़रूरत है एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। हम लोग दूसरी कंट्रीज से मिलकर एक कोऑपरेशन बना सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, डेवलपमेंट और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर यहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ उसका यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सोल्यूशन आप लोग यहाँ पर ये बोलोगे कि अगर हम लोग को इस टाइप के ड्रोन अटैक से लड़ना है तो हम लोग इजराइल का आयरन डोम सिस्टम खरीद सकते हैं। आपको मालूम होगा अभी 11 दिन की एक वॉर चली थी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, उस बीच में आयरन डोम सिस्टम जो था वो काफ़ी बेहतर साबित हुआ है। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम में काफ़ी सारे रॉकेट हवा में मार दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजराइल से आयरन डोम सिस्टम को परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो आयरन डोम क्या करेगा, वो हवा में ही ऐसे ड्रोन्स को या फिर ऐसी मिसाइल्स को उड़ा देता है। तो ये काफ़ी एक बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा कमिंग सून करके। क्या आर्टिकल है कि एक नया एक्ट आ रहा है। अब वो नया एक्ट क्या है, नया बिल क्या है, अभी आप कह सकते हो एक ड्राफ्ट आपकी जारी किया गया है, वो है सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021। जो फिल्म मेकर्स होते हैं, जो फिल्म बनाते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बिल लाया गया है। आपको देखना है ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें डिस्कशन किया गया है सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। इससे पहले हमारे पास सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 था। अब इसके अंदर बदलाव करके इस बिल को प्रपोजल दिया है। अभी आपको ध्यान देखना है ये ड्राफ्ट ही है, अभी पूरी तरह से पास नहीं हुआ है। जैसे ये पास हो जाता है देन उसके बाद ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी के लिए ये ड्राफ्ट है। नाउ इस बिल के अंदर क्या क्या डिस्कशन किया गया है, इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ चीज़ें स्किप करी गई हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको इस एक्ट के बारे में सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। इस आर्टिकल से रिलेटेड भी पॉइंट्स हैं, साथ ही साथ जो पॉइंट्स नहीं है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। जो ये ड्राफ्ट सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सबसे पहली बात, ये ड्राफ्ट हाल ही में रिलीज़ किया गया सेंटर के द्वारा, और इसके ये क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। और जो पहले वाला एक्ट था 1952 वाला, उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, जो भी फिल्म होती है, देखो अभी कोई भी फिल्म बन रही है, ठीक है, कोई भी अगर मूवी बनती है तो उसको क्लियर किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा, ठीक है, CBFC के द्वारा इसको क्लियर किया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि देखो फिल्म अगर क्लियर हो जाती है CBFC के द्वारा, लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर एक वॉयलेंस क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, या फिर कोई बवाल क्रिएट हो रहा है उस फिल्म से, तो फिर वहाँ पर उसको आप कह सकते हो कि वापस से रिवाइज करा जा सकता है। तो ये प्रोविज़न आ चुका है सेंटर के हाथ में, ठीक है। यहाँ पर सरकार ये कर रही है कि उस फिल्म को हटाया भी जा सकता है, या फिर उसके अंदर से जो वो कंटेंट है या फिर जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे रिमूव करने की ज़रूरत है उसको कट करवाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा स्टेप की फिल्म एक तरीके से पूरी तरह से क्लियर होने के बाद, पूरे तरीके से उसको प्रपोजल मिलने के बाद CBFC से, उसके अंदर हम लोग ये बदलाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे आप क्या है, दूसरा एज बेस्ड सर्टिफिकेशन दिया गया, मतलब कि जो फिल्म्स हैं
वो एज बेस्ड के हिसाब से होंगी। 7+ वाली कौन सी होंगी, जो भी जिनकी उम्र 7 साल है उनके लिए कौन सी मूवीज़ है, 13+ वालों के लिए कौन सी है, 16+ वालों के लिए कौन सी है। तो मूवीज़ को अलग अलग कैटेगराइजेशन मिलेगा, जैसा हमारे आईटी रूल्स में दिया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, वही सिस्टम यहाँ पर ये लागू करने की बात करी जा रही है। उसके बाद जो ये फिल्म्स वगैरह हैं, इसकी बहुत ज़्यादा पायरेसी वगैरह देखने को मिलती है, कॉपीज़ वगैरह देखने को मिलती हैं। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे स्टेप्स उठाए गए हैं कि अगर यहाँ पे फिल्म पायरेसी होगी तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर सज़ा हो सकती है, पनिशमेंट मिलेगा, फ़ाइन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो, ये तो कुछ फ़ायदा हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि आज के टाइम पर जो ये सर्टिफिकेट है वो सीबीएफसी इशू करता है, वो किसी भी फिल्म के लिए देखो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट 10 साल के लिए रहता है। अब यहाँ पर ये जो प्रपोजल आएगा, ये जो ड्राफ्ट है, इसमें ये बताया गया है ये जो सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम के लिए भी होगा किसी फिल्म के लिए। देखो 10 साल बाद उन्हें वापस से आप कह सकते हो रीजनरेट करवाना पड़ता है, ये सर्टिफिकेशन को रीसर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है, लेकिन अब नहीं करवाना पड़ेगा। एक सर्टिफिकेट ही यहाँ पे लाइफ टाइम चलने वाला है, ऐसा इस ड्राफ्ट के अंदर बताया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है कि देखो इससे कुछ कुछ कंसर्न्स भी हैं। अब यहाँ पे कुछ परेशानियाँ क्या हैं, वो ये परेशानी है, सबसे पहली तो आपको रीसर्टिफिकेशन की पावर देखने को मिल जाएगी, और ये जो है सारा का सारा मुद्दा गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है, और गवर्नमेंट को तो यहाँ पर ये इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए था इस चीज़ के अंदर में। और दूसरी बात यह है कि भाई सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन एक तरीके से पूरी तरह से फिल्म को रिव्यू करने के बाद अगर वो यहाँ पर इसको अप्रूवल देता है, इसके माध्यम से ये कोई भी मूवी क्लियर हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है उस मूवी को हटा सकती है या फिर उसमें से कोई भी चीज़ों को एक तरीके से कटवा सकती है। अब यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात, कंसर्न वाली बात क्या है, आप कोई भी मूवी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बना सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होगी तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे और मूवी को ये अप्रूव नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे बोले गए, ये भी बोला गया। दूसरा कंसर्न ये है कि जो सरकार है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था कि सरकार का इसके अंदर कोई हक नहीं है, कोई यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसके अंदर इंटरफेयर करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी यहाँ पर। दूसरा आप कह सकते हो कंसर्न ये देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि देखो अब क्या होगा, सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, वही वाली चीज़ रिपीट कर दी गई है। सर्टिफिकेशन वगैरह हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अगर कोई वायलेंस वगैरह क्रिएट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसको कट डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से, और वापस से रीसर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऐसी दिक्कतें, मतलब फिल्म को एक तरीके से हटा दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। देन उसके बाद अब देखो इसके रिगार्डिंग एक सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है, जो हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका भी कहीं ना कहीं वॉयलेशन होता हुआ नजर आएगा। इस फिल्म्स के माध्यम से हम लोग वो चीज़ें नहीं कंडक्ट कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा बिल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ जुडिशियल रिमाइंडर इन एरा ऑफ ओवर क्रिमिनलाइजेशन। मतलब यह है कि भाई यूएपीए, आपको मालूम होगा इसी आर्टिकल को, बिल्कुल सेम आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया था, कल या परसों डिस्कस किया था। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, यहाँ पर एक तरीके से जो यूएपी है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, ये वर्क ये करता है कि देखो आज के टाइम पर इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता हुआ नज़र आएगा। इसके अंदर में लोगों को टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, लोग अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो यूएपी एक्ट के अंदर में अरेस्ट कर लिया जाता है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि इसके मिसयूज़ के लिए बताया गया। सबसे पहली बात, एग्जाम्पल आप देखो 2015 से लेकर 19 के बीच में 7,840 लोगों को अरेस्ट किया गया है इस यूएपीए के माध्यम से, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो दोषी कितने साबित हुए हैं, 8,000 को आसपास जो है अरेस्ट किया गया, और दोषी साबित हुए 155 के आसपास। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा मिसयूज़ हुआ होगा। कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोला है, फिर कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, या सेडिशन के चार्जेस लगा देती है, या यूएपीए एक्ट का इस्तेमाल करके जो है उस बंदे को टेररिस्ट घोषित कर अरेस्ट कर लेती है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। गवर्नमेंट जो है लगातार मिसयूज़ कर रही है। यूएपीए का तो मिसयूज़ हो ही रहा है, उसी के साथ में जो टाडा एक्ट है उसका भी काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इनेक्ट किया गया था 1985 में टाडा एक्ट को, और इसके अंदर बदलाव किया गया 1987 में। इसके अंडर में भी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, और आप कह सकते हो कि मतलब इतने लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, 50-50, 60-60 हज़ार लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, और आप कह सकते हो उसके अंदर जो दोषी साबित हो रहे हैं वो हज़ार भी साबित नहीं हो पा रहे हैं, जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, मतलब कि इसका पूरी तरह से मिसयूज़ होता हुआ नजर आ रहा है। नाउ यहाँ पे जो टाडा है इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल पाएगी,
टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्शन करके यहाँ पर इसको प्रिवेंट करने के लिए काम किया जाता है, मतलब टेररिज्म को रोकने के लिए यहाँ पर इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से हम लोग यूएपीए का भी इस्तेमाल करते हैं। यूएपीए का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, न्यूज़ में यूएपीए ज़्यादा रहता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो मैं आपको पहले यूएपीए एक्ट के बारे में बता देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग इस आर्टिकल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जीएस पेपर 3 के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको पास किया गया था 1967 में। इसका मेन काम यह है कि जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उसको रोकने का यह काम करती है। नाउ अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि इंडिया की सोवेरेनिटी या फिर इंडिया की इंटीग्रिटी को हर्ट करे, तो उस एक्टिविटी को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर में काउंट किया जाता है। और इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी पावर्स आपको देखने को मिल जाएंगी, और किसी को भी यहाँ पर अगर यूएपी एक्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है, उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, साथ ही साथ जो है उम्र कैद भी उसको करवाया जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो यूएपी है, ये इंडियन और फॉरेन नेशनल्स दोनों ही जो है इसके अंडर में चार्ज किए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। 2004 में इसके अंदर एक बदलाव किया गया और 2004 में यूएपीए के अंडर एक टेररिस्ट एक्ट को लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर टेररिज्म को भी बैन करने का ये लॉ काम करता है। देन उसके बाद 2004 में क्या हुआ कि आप कह सकते हो कि 2019 में क्या हुआ, एक और बदलाव किया गया, और 2019 में क्या कर दिया गया कि हम लोग यूएपीए एक्ट के माध्यम से किसी भी इंडिविजुअल को एक टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दे सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ ये एक टेररिस्ट है। तो आप कह सकते हो इतनी बड़ी बात यहाँ पर बोल दी जाती है। नाउ जो ये एक्ट है, ये काफ़ी सारी पावर्स देता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, है ना। ये क्या होती है आगे हमने डिस्कस किया था। तो उसके डायरेक्टर जनरल को बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स को जो भी एनआईए के हैं उनको भी यहाँ पर इसके अंदर पावर मिलती है कि वो लोग आगे इन चीज़ों को प्रोसीड करें। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, इस पूरे एक्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको टेररिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं देखने को मिलेगी। टेररिज्म की डेफिनेशन 100 तरीके की डेफिनेशन है। हर बार अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट आता है, अगर किसी को कोई अरेस्ट किया जाता है, तो एक नई डेफिनेशन आ जाती है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसा ऑथर का कहना है। तो यहाँ पे प्रॉपरली कोई डेफिनेशन आप कह सकते हो स्पेसिफिकली बताई नहीं गई है। कहीं पर आप देखोगे जो यूएपीए का सेक्शन 15 है वो ये बोलता है कि अगर ऐसा कोई एक्ट है जो कि इंडिया की सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट करता है तो वो टेररिज्म कहलाता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा यूएपीए ये बोलता है कि अगर कोई बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा, डायनामाइट का इस्तेमाल करेगा, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करेगा, वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, तो वो यहाँ पर ये आएगा टेररिज्म के अंडर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो आया था, ये आप कह सकते हो इस एक्ट के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। लेकिन क्या हुआ, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर लोगों को यूएपी एक्ट के अंदर में चार्ज किया गया। तो मतलब वो टेररिस्ट थे, आपने उनको टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दे दिया, उन्होंने बॉम्ब का इस्तेमाल किया, डायनामाइट का इस्तेमाल किया। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर रिलेट कर पाओगे तो बिल्कुल भी सही नज़र नहीं आएंगी। अलग अलग केसेस हर साल अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, और हमेशा जो है एक नई डेफिनेशन आ जाती है टेररिज्म की, एक प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग को देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना है। एक केस हुआ था याकूब अब्दुल रज़ाक महमूम करके 2013 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से डेफिनेशन रख दी टेररिस्ट एक्ट की। टेररिस्ट एक्ट के अंदर यहाँ पे डाल दिया कि देखो कोई भी अगर एसेसिनेशन होता है, किसी को मार दिया जाता है या किडनैप कर लिया जाता है, वो टेररिज्म कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देन उसके बाद एक और केस आ रहा है आगे, कुछ और जजमेंट्स आते हैं जिसके अंदर फिर से डेफिनेशन बदल जाती है, और यहाँ पर ये कोई नई बात नहीं है। ये आप देख पाओगे लगातार 1994, देन उसके बाद 1994 के बाद और 2003, बहुत सारे 1966, 1999 अलग अलग केसेस आए। हर जगह पर जो है टेररिज्म का एक अलग से आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। 100 तरीके की डेफिनेशन है, तो आप उसी के बेसिस पर लोगों को अरेस्ट कर रहे हो और उसके बाद इसका मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे ऑथर ने बोला है, और ऑथर ने यहाँ पर यही बताया कि देखो इसके रिगार्डिंग काम करना पड़ेगा। पहला स्टेप यही है कि एक प्रॉपर टेररिज्म की डेफिनेशन लेकर आओ, उसको आप लोग लागू करो, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग स्टेप लेना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप कह सकते हो बचने के लिए ये सारी चीज़ें कर देते हैं हम लोग, और जो है फिर उसके बाद इसी लॉज का बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद ये वाला आर्टिकल आज आपको रीड करना है, ठीक है। इसको रीड करना, कुछ नहीं समझ में आता तो हम लोग पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा वापस से। इसको रीड करना क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हम लोग रीड करा करेंगे तो फिर हम लोग की रीडिंग हैबिट नहीं बन रही है। तो एक आर्टिकल रीड कर लिया करो, ठीक है, कोई सा भी आर्टिकल रीड कर लिया करो। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर डिस्कशन किया गया है अ वेग एंड वांटिंग स्टेटमेंट करके। अब आपको मालूम होगा G7 की हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें आपको ये ग्रुप 7 कंट्रीज़ देखने को मिल पाएंगी। जो ये 7 कंट्रीज़ हैं, ये कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर, पहले हम G7 को कवर करते हैं, देन उसके बाद हम लोग जो है आगे चीज़ें कवर करेंगे। ये जो समिट हुई थी, ये 47 समिट हुई थी, इसको याद रखना।
G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1970 में बनाया गया था। इसके अंदर आपको यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस, ये आपको 7 कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। 7 कंट्रीज़ को याद रखने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जूस GF करके यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। जे से जापान, यू से USA, देन उसके बाद यहाँ पर I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड मतलब कि UK, G से जर्मनी और F से फ्रांस। तो यहाँ पर आप इन 7 कंट्रीज़ को अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ हो जाती है, कंट्रीज़ के बारे में याद रखना है। और G7 के अंदर पहले 8 कंट्रीज़ हुआ करती थी, लेकिन रशिया को बाहर निकाल दिया, उसके बाद ये 7 कंट्रीज़ होती हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन ये है कि G7 के अंदर जो समिट हुई है, यहाँ पे सारी बातचीत कर रही, लेकिन फ्यूचर पैंडेमिक को लेकर कोई डिस्कशन नहीं किया गया। कोरोना को लेकर तो चलो बातचीत करी गई, लेकिन भविष्य में कोई इस टाइप का कोरोना आ सकता है, तो उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं, उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो हम लोग को जो फ्यूचर में पैंडेमिक्स आने वाले हैं उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए, लेकिन बाकी सारी बातें कर ली गई, इसके ऊपर यहाँ पे बातचीत नहीं करी गई है। आज के टाइम पर आप देख पाओगे क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। अभी हाल ही में एक माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर निकल कर आया है जिसका नाम है डेलॉयड रोटिफर। डेलॉयड रोटिफर यहाँ पर आपको एक ऐसा एनिमल देखने को मिलेगा लगभग जो कि 24,000 साल बाद वापस से जीवित हुआ है, ठीक है। एक तरीके से बर्फ़ के टुकड़े में फंस गया था ये, और बर्फ़ का टुकड़ा जो है काफ़ी टाइम बाद जो है उसको निकाला गया। और ये कहाँ से निकाला गया है? ये रशिया के परमाफ्रॉस्ट वाले रीजन से निकाला गया, वो उसको पिघलाया गया। देन उसके बाद पता चला कि एक जो है जीव है, ये डेलॉयड रोटिफर, ये वापस से जीवित होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है, लेकिन हम लोग जो है स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस मीटिंग में क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशन किया गया, लेकिन जो है पेंडेमिक को लेकर कि आने वाले टाइम पे हम लोगों को ऐसी और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, उसके ऊपर बातचीत नहीं करी गई है ना। दुनिया को जहाँ पे ज़रूरत यह है कि आज के टाइम पर हम लोग एक पूरी तरह से अप्रोच ये लेकर चलें कि आने वाले टाइम पे जो भविष्य में जो भी पेंडेमिक्स होंगे उनको हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग को काम करना है, जो कि यहाँ पर G7 समिट के अंदर रह चुका है। लेकिन अब आप कहोगे कि G7 समिट, यहाँ पे 47 समिट थी, ठीक है। इसके अंदर ये छोटा सा आर्टिकल है जो कि यहाँ पे कुछ खास नहीं है, लेकिन पूरी G7 समिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके रिगार्डिंग नोट्स मैंने आपको ये पूरे दे दिए हैं कि समिट के अंदर क्या क्या डिस्कशन किया गया था, ठीक है। हमारी इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया था, क्या क्या बातचीत करी गई थी। जो G7 समिट है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करी है। ये लोग एक प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, बिल्ट बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट। उसी के साथ यहाँ पे सारी कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगे। इंटरनेट शटडाउन को लेकर बातचीत करी गई थी। ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगा दिए हैं। मतलब G7 समिट के बारे में जो 47 समिट हुई है उसमें पूरी क्या क्या चर्चा हुई है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग जाकर उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। एक आर्टिकल हमारा रह गया है, वो हमारा कल वाला है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो एड्स के बारे में बात जो करी गई है उसके अंदर, तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा, मैं आपको नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा उसके, और उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे। हमारा आर्टिकल कोई भी पेंडिंग नहीं रहता है, जो भी होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।